हिमांशु राय मुंबई पुलिस का सुपर कॉप कहा जाता था। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के तमाम लोगों को नाकों चने चबवा दिए थे। वह कभी दाऊद इब्राहिम तक से नहीं डरा और उनकी संपत्ति को सील करवा दिया। लेकिन यह सुपर कॉप अपनी एक पर्सनल चीज़ से डर गया। सुपर कॉप ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो गया जिसके लिए जब हमने सुना और जब भी लोगों ने सुना तो लोग हैरान रह गए कि इतना जाबाज इंसान आखिर किस चीज़ से हार गया और क्या थी वो चीज़। ये हम जानेंगे आज विस्तार से। किस बात से एक सुपर कॉप ने दम तोड़ दिया, तो आज हम जानेंगे इस बात को विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुझे मोटिवेट करते हैं, तो कमेंट्स करना कभी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की पूरी कहानी क्या है। 56 इंच चौड़ा सीना, कसरती बदन, मजबूत फौलादी भुजाएं, रॉबी से लेकर चेहरा, रंगीन घनी मूछें और शेरों जैसी दहाड़, बिल्कुल ऐसी ही पहचान थी हिमांशु राय की। तभी तो मुंबई अंडरवर्ल्ड के मोहरों और उनके आकाओं के पसीने छूटने लगते थे। हिमांशु राय के नाम से क्रोध की मुद्रा में उनकी आंखों से बरसते अंगारे अपराधियों के इरादों को झुलसाने के लिए काफ़ी होते थे। मुंबई में हुए 26/11 के हमले के गुनहगार पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह को IPL स्पॉट फिक्सिंग में उन्होंने ही पकड़ा और फिक्सिंग का खुलासा किया था। लैला खान सामूहिक हत्याकांड में अपराधियों तक पहुंचने के पीछे भी उन्हीं का दिमाग था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुंबई का यह सुपर कॉप जिंदगी से हार मान जाएगा। हिमांशु राय ऐसे IPS अफसर थे जिन्होंने अयोध्या की बाबरी मस्जिद विध्वंस से देश भर में उपजी हिंसा, जिसकी चपेट में महाराष्ट्र का मालेगांव भी आ गया था, को दो समुदायों के बीच फैले दंगों को बढ़ने से पहले ही अपनी सूझबूझ से शांत कर दिया था। तब वह नासिक के पुलिस अधीक्षक थे। हिमांशु राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज़ चैनल्स और प्रिंट मीडिया के फोटोग्राफर्स और पत्रकारों को कुछ अलग ही अनुभूति होती थी। लगता था कि वह बोलते रहें और सब सुनते रहें। वह कैमरों के सामने खुलेआम कहते थे, मेरे रहते कोई मुंबई को हाथ तक नहीं लगा सकता। ऐसे शेरदिल इंसान ने ज़िंदगी से अगर हार मान ली तो जाहिर है कोई बड़ी वजह ही रही होगी। जी हाँ, बड़ी ही वजह थी और वह वजह थी उनका असहनीय दर्द। उस दिन तारीख थी 11 मई 2018। मुंबई पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हिमांशु राय नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रोजाना की तरह कसरत के लिए जिम गए। वो अपनी सेहत को लेकर हमेशा सजग रहते थे। बीमारी के बावजूद भी वह एक्सरसाइज करते रहते थे और यह उनकी जिंदा दिली थी। वह जिंदा दिली से ही जीना चाहते थे। शरीर में परेशानी थी, लेकिन वह उस परेशानी को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना चाहते थे। बहरहाल हिमांशु जब जिम से घर लौटकर आए तो काफ़ी थका हुआ सा महसूस कर रहे थे। वह सोफे पर बैठकर आराम करने लगे। सुबह का वक्त था। पत्नी भावना घर पर ही थी और अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। हिमांशु ने पत्नी को आवाज़ देकर नाश्ता मंगवाया। भावना डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाकर ऑफिस चली गई। जाते जाते उन्होंने हिमांशु से कह दिया था कि वह समय से नाश्ता कर लें, क्योंकि नाश्ते के बाद उन्हें दवाइयाँ भी लेनी हैं। उन्होंने पत्नी को भरोसा दिलाया कि वह नाश्ता भी कर लेंगे और दवाइयाँ भी ले लेंगे। उनकी ओर से निश्चिंत होकर भावना ऑफिस चली गई। जाते वक्त हिमांशु ने उन्हें विश भी किया। दरअसल हिमांशु राय पिछले 2 सालों से बोन मैरो कैंसर से पीड़ित थे। बीमारी की वजह से वह खुद को कुछ ज़्यादा ही अस्वस्थ सा महसूस करते थे। 28 अप्रैल 2016 से वह छुट्टी पर चल रहे थे। इस बीच वह इलाज कराने के लिए कई बार विदेश भी गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बीमारी के चलते सुपर कॉप बुरी तरीके से टूट चुका था। उनमें जीने की लालसा खत्म हो चुकी थी और जिसकी वजह से वह अवसाद में चले गए थे। बहरहाल नाश्ता वगैरह करने के बाद हिमांशु राय अपने कमरे में चले गए।
परिवार के साथ वह मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित यशोधन बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर सरकारी आवास में रहते थे। उस समय बूढ़े माँ बाप अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे। दोपहर बाद अचानक हिमांशु राय को बेचैनी होने लगी और दर्द के मारे उनका बदन टूटने लगा। बिस्तर पर पड़े पड़े वह बुरी तरीके से तड़पने लगे और दर्द को बर्दाश्त करने के लिए बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलने लगे, लेकिन दर्द था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पीड़ा आसानी होती जा रही थी। अचानक वह बिस्तर के नीचे उतरी, कुछ देर बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहले और फिर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। कमरे में एक और कुर्सी और मेज़ रखी थी। मेज़ के ऊपर कुछ ज़रूरी सरकारी कागजात रखे हुए थे और उनमें से उन्होंने एक कोरा कागज़ निकाला और कलम उठाकर उस पर कुछ लिखा। लिखने के बाद उन्होंने कागज़ को फोल्ड करके मेज़ के ऊपर रख दिया। फिर उन्होंने मेज़ की दरार को दाहिने हाथ से खींचा। दराज में उनकी सर्विस रिवॉल्वर थी। उन्होंने दराज से रिवॉल्वर बाहर निकाला और कुछ क्षण उसे देखते रहे और फिर दोनों हाथों से रिवॉल्वर थामा और उसकी नाक अपने मुंह के अंदर ले जाकर ट्रिगर दबा दिया। कमरे में धाई की आवाज़ हुई और आवाज़ सुनकर माँ बाप डर कर दौड़े दौड़े ऊपर वाले कमरे में पहुँचे तो देखा हिमांशु खून से डूबे फर्श पर पड़े तड़प रहे हैं। बेटे को खून में लिपटा देखकर बुजुर्ग माँ बाप दहाड़ मार कर रोने लगे और उनके रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोस के लोग फ्लैट से निकलकर बाहर आ गए। जब उन्हें पता चला कि एडीजी हिमांशु राय ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, तब सब सन्न रह गए। उस समय दोपहर के 1:40 हुए थे। थोड़ी ही देर में ये खबर मुंबई क्या पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। हिमांशु राय की खुदकुशी की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस कमिश्नर दत्ता फडतलीस्कर, एडीएस संजय बर्वे, एडीजी हेमंत नारनाले और क्राइम ब्रांच सहित दर्जनों पुलिस अधिकारी हिमांशु राय के घर पहुंच गए। हिमांशु को बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। गोली मुंह के ऊपर रास्ते से निकलकर आर पार हो गई थी और इसीलिए उन्हें बचाया जाना वैसे ही आसान नहीं था। पुलिस एडीजी हिमांशु राय जैसे साहसी अफसर के उठाए गए आत्मघाती कदम से सभी स्तब्ध थे। पुलिस टीम ने उनके कमरे की तलाशी ली तो उनकी मेज पर फोल्ड किया हुआ एक सफ़ेद कागज़ मिला और उसमें उन्होंने कैंसर से हार कर आत्महत्या करने की बात लिखी थी। मुंबई पुलिस चिट्ठी के आधार पर मामले की जांच में जुटी है कि हिमांशु राय ने बीमारी के वजह से आत्महत्या की थी या उसके पीछे कोई और दूसरी बड़ी वजह थी। हिमांशु जैसे जाबाज अफसर के मौत को गले लगा लेने से पूरा पुलिस महकमा शोक संतृप्त हो गया। हिमांशु राय का जन्म 23 जून 1963 को मुंबई में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक मशहूर डॉक्टर थे और उनकी माँ एक कुशल गृहिणी थी। हिमांशु उनकी इकलौती संतान थी और उनके बुढ़ापे के एकमात्र जमा पूंजी और आंखों के नूर। जिन उम्मीदों और हसरतों से माँ बाप ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, उन्होंने भी माँ बाप को हताश नहीं किया। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हिमांशु ने दिन रात कड़ी मेहनत की। मुंबई के मशहूर सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने सीए किया। सन 1985 में उनकी नौकरी इनकम टैक्स विभाग में लग गई। हिमांशु राय अपनी नौकरी से खुश तो थे, लेकिन संतुष्ट नहीं थे। वे इससे भी बड़ा अधिकारी बनना चाहते थे और बड़ा अधिकारी बनकर समाज और देश की सेवा करना चाहते थे। नौकरी में रहते हुए वह यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने लगे और उनकी मेहनत रंग भी लाई। वह एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए और 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर से आईपीएस अफसर बन गए। इस बीच उनके जीवन में एक अनोखी कड़ी जुड़ गई थी। दरअसल जिस समय हिमांशु राय सिविल सर्विस की परीक्षा दे रहे थे, उसी समय मुंबई में जन्मी भावना भी सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी में थी। उसी दौरान दोनों की आंखें मिली और हिमांशु राय और भावना में प्यार हो गया। हिमांशु राय ने वफा निभाते हुए भावना को अपना जीवन साथी बना लिया। वह भावना से भावना राय बन गई। भावना मशहूर लेखक अमीश त्रिपाठी की बहन है। शादी के बाद भावना सर्विस का प्रयास छोड़कर HIV रोगियों के कल्याण सहित समाज सेवा के अन्य कामों में जुट गई। हिमांशु राय ने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली और बाद में दोनों एक बेटे और एक बेटी के माता पिता बन गए। खैर, हिमांशु राय की पहली पोस्टिंग मुंबई के मालेगांव में हुई थी। वह 1991 से 1995 तक मालेगांव में पदस्थ थे। वह समय वो था
जब देश बाबरी मस्जिद विध्वंस की आग में जल रहा था और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। मालेगांव की हालत भी कुछ ज़्यादा ही खराब थी। बड़ी सूझबूझ से हिमांशु राय ने वहाँ की स्थितियों को संभाला और एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा होने से बचाया। इस काम के लिए अधिकारियों ने उन्हें और उनकी सूझबूझ को सराहा भी। सन 1995 में हिमांशु नासिक के एसपी बने। वे इस कुर्सी पर बैठने वाले सबसे युवा अफसर थे। सफ़र आगे बढ़ा तो वह अहमदनगर तक पहुंच गए, जहां उन्हें एसपी नियुक्त किया गया और बाद में उनकी नियुक्ति मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा में बतौर डीसीपी हुई। कुछ दिन वे डीसीपी ट्रैफिक में भी रहे। साल 2004 से 2007 तक हिमांशु नासिक के पुलिस कमिश्नर रहे, जहां उन्होंने खैर लांजी दोहरे हत्याकांड केस को सुलझाया। यह कांड साल 2006 में हुआ था, जिसमें 2 मर्डर हुए थे और इस केस में 2 महिलाओं को गांव में नंगा घुमाया गया था और उनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। इस जगह हत्याकांड में कुल 11 आरोपी बनाए गए थे। उन्हें सज़ा दिलाने के लिए हिमांशु राय ने कड़ी मेहनत की और यह उनकी मेहनत का ही फल था कि इस मामले के सभी 11 आरोपियों को इसके बाद भी उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से दर्जनों चर्चित और संगीन अपराधों की गुत्थियों को सुलझाया था। जब मुंबई में आतंकवाद निरोधक दस्ता का गठन हुआ तो उसका मुखिया हिमांशु राय को बनाया गया। चर्चित ही नहीं, मशहूर भी हुए हिमांशु राय। एटीएस प्रमुख हिमांशु राय ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में अभिनेता बिंदुदारा सिंह को बुकीज से कथित संबंध रखने के चलते गिरफ्तार किया था। इस गिरोह के लोग मैच फिक्स करके बड़े पैमाने पर जुआ खेलते थे। इसका खुलासा उन्होंने अपने खुफिया तंत्र के सहयोग से किया था। इसके अलावा उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के ड्राइवर आरिफ, पत्रकार ज्योतिर्मय दे मर्डर केस, विजय पालन, लैला खान सामूहिक नरसंहार और कानून स्नातक पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड की भी जांच की थी। ये सभी बड़े मामले थे जो अपने समय में देश भर में चर्चित रहे। पत्रकार जेडे मर्डर केस काफ़ी चुनौती भरा केस था, जिसकी गुत्थियाँ काफ़ी उलझी और बिखरी हुई थी, जिसके ना तो तने का पता था और ना ही जड़ का। जेडे की हत्या किसने की और क्यों की, यह यक्ष प्रश्न पुलिस के सामने मुंह बाए खड़ा था। पत्रकार जेडे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी हिमांशु राय को सौंपी गई और उन्होंने इस केस को चुनौती के रूप में स्वीकार करके जांच शुरू की। इस मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने खुफिया तंत्र का जाल जेडे के करीबियों के इर्द गिर्द बिछा दिया और करीब 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उनके बिछाए जाल में उनकी सबसे करीबी महिला दोस्त आकर फंस गई। हिमांशु ने जब उसकी दुखती रग पर हाथ रखा तो वह बिलबिला उठी और उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि जेडे की हत्या माफिया डॉन छोटा राजन ने अपने गुर्गों से कराई थी। उस वक्त छोटा राजन इंडोनेशिया में रह रहा था। इस केस में हाल ही में 9 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। यह हिमांशु राय की ही मेहनत का नतीजा था। हिमांशु राय के अदम्य साहस की कहानियों यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इस कड़ी में भारत के नंबर 1 दुश्मन माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की कहानी भी आकर जुड़ जाती है। दाऊद इब्राहिम ने अपने खौफ भरे कारनामों और गुर्गों की बदौलत मुंबई में अकूप संपत्ति बनाई है। दाऊद इब्राहिम की संपत्ति जब्त करने के अभियान में हिमांशु राय ने प्रमुख भूमिका निभाई। मुंबई सीरियल धमाकों की जांच करने के कारण एडीजी हिमांशु राय की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी थी। उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन के चीफ यासीन पटकल के गहन पूछताछ की थी। आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने के कारण ही उनकी जान को खतरा माना गया था। इसलिए मई 2014 में उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी गई थी और इस तरह की कड़ी सुरक्षा पाने वाले कुछ चुनिंदा पुलिस अफसरों में से वो एक थे। क्राइम ब्रांच में चीफ के तौर पर उनके कार्यकाल को बहुत सफल माना जाता था। उन्होंने अपनी निगरानी में कई संवेदनशील मामलों की जांच की थी। एटीएस प्रमुख रहते हुए हिमांशु राय ने पहली बार साइबर क्राइम सेल स्थापित किया था। इसी दौरान उन्होंने बांद्रा कुर्ला इलाके में एक अमेरिकी स्कूल को विस्फोट कर उड़ाने की कथित साजिश रचने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीस अंसारी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें प्रोन्नति देकर एडीजी बना दिया गया था। हिमांशु राय बोन मैरो कैंसर से पीड़ित थे और उनकी कीमियोथेरेपी चल रही थी। लंबी बीमारी के चलते वह इन दिनों काफ़ी डिप्रेशन में थे।
जिसके बाद संभावना जताई जा रही थी कि हिमांशु ने इसी के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठाया था। 28 अप्रैल 2016 के बाद से वो ऑफिस नहीं जा रहे थे। इस दौरान अपनी बीमारी के चलते कई बार विदेश भी जा चुके थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फलस्वरूप हिमांशु अवसाद में रहने लगे और अवसाद के चलते उन्होंने 11 मई 2018 को अपने आवास मरीन ड्राइव स्थित यशोधन बिल्डिंग में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुपर कॉप कहे जाने वाले रियल हीरो हिमांशु राय की असमय मौत से सभी को चौंका दिया। उसकी मौत ने मुंबई पुलिस के एक जांबाज अधिकारी छीन लिया और जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, यह है एक दिल दहला देने वाली कहानी, लेकिन हकीकत यह है कि जब एक इंसान कितना भी जांबाज क्यों ना हो, कई बार वो अपनी बीमारी से इस कदर हार जाता है कि ज़िंदगी जीने के सपने भी बस उसके टूट जाते हैं, जैसा कि हिमांशु के साथ हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।